हेलो बच्चों, दिस इज पंकज सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज सर ग्वालियर। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें अपनी टॉप T20 की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसमें हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लास्ट पार्ट है पार्ट 4, ये फाइनल पार्ट है। बाकी के जो 5 रूल रह गए हैं वो आज हम इस वाले पार्ट में ख़त्म करने जा रहे हैं। एक बात और बताना चाहूँगा मैं स्टार्टिंग में ही कि जो 20 रूल्स हम कर लिए हैं, मतलब 15 जो हम कर चुके हैं और बाकी के 5 जो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो किस एग्ज़ाम में कौन सा रूल आया है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए थे। यही बात मैंने पार्ट 3 में भी बोली थी, जो शायद थोड़ी सी मैं इसमें नहीं बता पाऊँगा क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, इसके बाद वही वाला बना दूंगा। तो उसमें ये बता दिया जाएगा कि कौन सा रूल किस एग्ज़ाम में किस डेट को आया है ना। तो चलिए इस वाले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। रूल नंबर 16 पर आते हैं हम। सिंस एक प्रपोजिशन का भी काम करता है और सिंस एक कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है ना। तो सिंस के अगर सिंस दो सेंटेंसेस को यानी कि दो क्लॉजेस को ऐड कर रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस द दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है यानी कि जोड़ता है, तो उसके बाद वाला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है। कई बुक में ये दिया होता है कि ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट में और ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो ये अकेला प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट के और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में ही होता है। तो देखते हैं इस तरह से, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे मैंने लिखा 5 years have passed since I saw her। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सिंस, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनिट और ये हैव और थर्ड फॉर्म लगा है प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस में और देख लेते हैं। एक 5 years है पास्ट, 5 वर्ष बीत चुके हैं सिंस आई सॉ हर, जब से मैंने उसे नहीं देखा है, यानी कि उसे देखे बिना 5 वर्ष बीत चुके हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको परफेक्ट कंटिन्यूस का। जैसे कि ही has been teaching English, teaching science since he lost his father, यानी जब से उसने अपने फादर को खोया है वो तभी से साइंस पढ़ा रहा है। ये एक परफेक्ट कंटिन्यूस का काम कर रहा है। अब बच्चे इसमें कहते हैं हैज़ बीन के बाद तो टाइम पीरियड आता है, ये टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी क्लॉज होती है वो एक फिक्स टाइम को डिनोट कर रही होती है, क्योंकि ये काम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ होगा। हिज फादर डेथ, उनके फादर की डेथ जो हुई होगी वो एक फिक्स टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेंस लग रहा है और ये परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है। तो याद रखना, जब भी सिंस दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है तो सिंस के बाद वाली क्लॉज होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनती है और पहले वाली क्लॉज बनती है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम रूल नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 17 हमारा रूल नंबर 17 है हमारा, देख लेते हैं रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 ये है, ऐसे कोई से भी नाउन जो ICS एंडिंग वर्ड होते हैं, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ICS आता है ना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स है ना, इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटिक्स है ना, और भी वही होते हैं, सिविक्स भी होता है आपका,
है ना, इस तरह की ये लिंग्विस्टिक्स भी होता है, इस तरह के बस काफ़ी है ऐसे नाउन जिसके लास्ट में ICS आ रहा होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है तो वो समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा, सिंपल सा एग्जांपल से बताऊं पहले आपको। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब ऐसे नाउन जिसके लास्ट में ICS लगा होता है, उन नाउन के पहले अगर आर्टिकल द लगा हो, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो। पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं तो बता दूं मैं। पजेसिव एडजेक्टिव आई का, माय, शी का, हर, ही का, हिज, दे का, देयर, वी का, अवर, है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो उनके साथ बच्चों प्लूरल वर्ब आती है ना। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, या मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, अगर इसी को मैं इस तरह से लिख दूं, माय मैथमेटिक्स, ये देखिए ये क्या हो गया, यही वाला सब्जेक्ट है, बस पजेसिव एडजेक्टिव लग गया, तो माय मैथमेटिक्स आर वीक, मेरा मैथ्स वीक है, ये बताने के लिए। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है ना। कभी कभी आर्टिकल द लगा होता है तो वो इस तरह से होता है, द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल have spoiled his career, his future। ये देखिए ये प्लूरल वर्ब आ गई, क्योंकि यहाँ हम राहुल की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम पॉलिटिक्स को जनरल सेंस में कहेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स। पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। अगर हम पॉलिटिक्स को जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जब ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ICS हो, उनके आगे या तो आर्टिकल द लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो फिर वर्ब प्लूरल की यूज की जाती है। आई होप कि ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे, नोट कर लीजिए। 16, 17। अब हम आते हैं रूल नंबर 18 पर, नोट कर लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING लग जाता है तो कुछ लोग उसे V4 कहते हैं, तो ये V4 नहीं होता, वर्ब 3 ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये उसके V4 नहीं कहते, इसको ING वाली वर्ब ही कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्ब की ING वाली जो फॉर्म होती है वो 3 तरह से काम करती है, मैं बता देता हूँ। एक होता है मेन वर्ब का काम करती है ये, दूसरा ये जेरंड का काम करती है, और तीसरा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है। तो बच्चों इसमें तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि सेंटेंस में कितना क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ING वाली फॉर्म ये मेन वर्ब का काम कब करती है, जेरंड और पार्टिसिपल का काम कब करती है। तो अभी हमारा काम इसमें नहीं है। अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ हमारा ये सेकंड वाला पार्ट, जेरंड वाला ले रहा हूँ। यानी जेरंड मतलब क्या हुआ, ING वाली फॉर्म, है ना, ये नाउन का काम करती है। तो याद रखिए, जब भी आपका जेरंड फॉर्म दिया होगा तो उसके पहले हमेशा हमें पजेसिव केस का यूज किया जाएगा। पजेसिव केस क्या होते हैं, ये पजेसिव केस अभी बताया मैंने, आई का, माय, शी का, हर, ही का, हिज, दे का, देयर, वी का, अवर, ये प्रोनाउन के पजेसिव केस हो गए। और नाउन के पजेसिव केस क्या होते हैं, नाउन के पजेसिव केस होते हैं जैसे राम्स बुक, पोजीशन को शो करते हैं ना, राम्स बुक अपोस्ट्रोफ वाले, ठीक है ना, या हॉफ वाले, पोजीशन वाली कंडीशन आएगी। तो याद रखना जेरंड से पहले
पजेसिव केस का यूज करते हैं, नाउन का या प्रोनाउन का जो भी आएगा वो पजेसिव केस होगा। जैसे एवरीबडी प्रेज्ड राधाज सिंगिंग इन द क्लास। क्लास में राधा का गाने की सभी ने प्रशंसा की, राधा के गाने की सभी ने प्रशंसा की। She does not like me। अगर देखिए इस सेंटेंस को इतना ही छोड़ दिया जाए, she does not like me, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये है। लेकिन अगर यही इसमें जेरन से सेंटेंस को आगे और कर दिया जाए, she does not like me talking to anybody, अब ये इस तरह से आ गया। अब ये क्या हो गया, जेरन फॉर्म हो गया, जेरन फॉर्म हो गया। अब ये आईएनजी वाली वर्ब तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है इसमें, ये आईएनजी वाली वर्ब तो हो नहीं सकती, ये जेरन है। तो ये जेरन है, तो जेरन से पहले हमने लिखा है पॉजिटिव केस आते हैं, और ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये मी ना आकर यहाँ पर माय ऐसा आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको ये वाली इसी वाली क्वेश्चंस को देखें हम जरा। जैसे मैंने लिखा शी फाउंड हिम, यही वाला पॉसेसिव यूज कर लेते हैं अपन, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। शी फाउंड माई टॉकिंग टू राधा। अब ये इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, सेम कंडीशन है, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं मैंने, सब्जेक्ट वर्ब और जेरन, सब्जेक्ट वर्ब जेरन। अब इस वाले जेरन के पहले पॉसेसिव केस है, लेकिन इस वाले केस के पहले बच्चों ये माई गलत है ना, इसमें माई नहीं, इसमें मी आएगा। शी फाउंड मी टॉकिंग टू राधा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप ऊपर बता रहे हैं कि पॉसेसिव केस आएगा, नीचे आप खुद ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिए, यही एग्जाम में आता है ये वाला पॉइंट, है ना। कैच, फाइंड, स्पेंड और वेस्ट। वेस्ट, ये जो वर्ब होती हैं इनके बाद कैच, फाइंड, स्पेंड, वेस्ट, ये जब मेन वर्ब आती हैं तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ना कि पॉसेसिव केस, है ना। ये देखिए, ये फाइंड का ही फाइंड आ रहा है, शी फाउंड डैश टॉकिंग टू राधा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेन वर्ब बनकर आ रहा है, तो मेन वर्ब बनकर आ रहा है, तो ये जो कंडीशन होती है ये बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है, ये जेरन का काम नहीं करती। मैंने ऊपर लिखा है ना, इसीलिए बताया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरन दोनों ही आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है आईएनजी वाली फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जेरन नहीं है, सॉरी जेरन नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। आपको बस ये वर्ब याद रखनी है, जब भी आपको ये वर्ब मिले तो उनके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा, यहाँ पर पॉसेसिव केस नहीं लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, जैसे दे, एक वर्ब और होती है लीव, ये लीव है ना। दे caught him, they caught him stealing my car, they caught him, उन्होंने उसे कार चोरी करते हुए पकड़ लिया, मेरी कार चोरी करते हुए पकड़ लिया, ठीक है। तो ये देखिए कैच वर्ब आ रही है, यानी कैच का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इनके बाद हमेशा, इन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा,
और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी आईएनजी वाली फॉर्म जो होगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये रहा मेन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्टिव केस, इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, याद रखिए यही वर्ब है ना। इन वर्ब के अलावा कोई दूसरी वर्ब होगी, जैसे इसमें प्रेज्ड थी, इसमें लाइक थी, तो इस कंडीशन में हम जेरेंड से, वो जेरेंड होता है आईएनजी वाला, और उसके पहले हम पॉजिटिव केस का यूज करते हैं, और इस केस में हम, और इन वर्ब के साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, रूल नंबर 19 पर आ गए हैं हम। चलिए रूल नंबर 19 को भी देख लीजिए, यहीं से समझ में आ जाएगा, वो सिंपल सा है। मैनी एक डिटर्मिनर होता है, और ये डिटर्मिनर का काम होता है किसी नाउन की संख्या या मात्रा, नंबर और क्वांटिटी को बताने के लिए डिटर्मिनर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो मैनी यहाँ पर क्या है, मैनी का मतलब होता है कई, अनेक, बहुत सारे। इसके साथ हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा। अब चूंकि नाउन प्लूरल का होगा तो वर्ब भी प्लूरल की ही होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं किसको। जैसे मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास, कई स्टूडेंट्स क्लास से जा चुके हैं। ये देखिए प्लूरल नाउन और प्लूरल की वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब है ना। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आता है, एग्जाम में इसका दूसरा रूप आता है। मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया उसको यही लिख देता हूँ मैं, है ना। ये एग्जाम्पल के साथ इस तरह से, मैनी के साथ अगर आर्टिकल ए या एन लगा हुआ है तो बच्चों ए और एन कहाँ था, हमेशा सिंगुलरिटी को शो करते हैं। ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर नाउन आएगा और फिर सिंगुलर की ही वर्ब आएगी। इन दोनों के हिंदी के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अर्थ इसका निकलेगा वही अर्थ इसका निकलेगा। अब जो भी सेंटेंस मैंने इसका लिखा था, मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास, उसको मैं इस फॉर्मेट से लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट, ये सिंगुलर हो गया, सॉरी, मैनी अ स्टूडेंट हैज, और पूरा वही लेफ्ट द क्लास। ये देख लिया आप, मैनी ए लिखा है, ये मैनी अ स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, मैनी एन कहाँ था, वही वोवल्स वाली कंडीशन में हो जाएगा, हिंदी का वोवल्स होगा तो उस कंडीशन में हमारा एन आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, मैनी एन ऑरेंज, ऑरेंजेस नहीं होगा, ऑरेंज होगा। मैनी एन ऑरेंज वो सिंगुलर वर्ब रॉटन इन दिस बैग। ये देखिए सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब ए और एन के साथ। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 19 हुआ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप सबको। नोट कर लें। लास्ट रूल की तरफ चल रहे हैं अब हम, है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हुआ हो, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है। रूल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें, थोड़ा सा अलग है, इसको समझें ज़रा। हु विच दैट, हमने एक पार्ट 2 या पार्ट 3 में, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल कराया है, हु विच दैट। ठीक है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, है ना, तो आप इसको समझ लीजिए। हु विच दैट का यूज़ कहाँ करते हैं हम, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिखा I met the boy who was sitting in the class. Who was sitting in the class? I met the boy who was sitting in the class. मैं उस लड़के से मिला जो क्लास में बैठा हुआ था। Who क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन है। Who का यूज कहाँ करते हैं,
हु विच दैट, इसको मैंने बता रहा हूँ पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया, आप देख सकते हैं, फिर भी शॉर्ट में बताना चाहूँगा मैं, डिटेल्स में आपको देखना है तो आप उसमें देख लें। हु का यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस के लिए और हुम का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हु यहाँ पर जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हु विच दैट जो भी आएगा, उसके ठीक पहले यहाँ पर एक एंटीसीडेंट होगा, है ना। कई बच्चे जानते नहीं है एंटीसीडेंट होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ। एंटीसीडेंट वो होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, उसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। और उसी एंटीसीडेंट यानी उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये द बॉय हमारा सिंगुलर है नाउन, तो सिंगुलर की वर्ब आ रही है। अगर यहाँ पर बॉयज होता तो यहाँ पर वर हो जाता, यानी इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा आई मेट, वॉज सिटिंग, पूरा यही वाला क्वेश्चन है, इन द क्लास। अब क्या करेंगे, अब मानकर चलो एंटीसीडेंट ही नहीं दिया हुआ, तो फिर रिलेटिव, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, ये कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको बताया हु का यूज सब्जेक्टिव केस का पता करने के लिए, हुम का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का पता करने के लिए। तो हमने ये देखा कि ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हैगा, ये वर्ब तो हैगी, इसका सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हमें हु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, वर्ब तो अपनी इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, इसका एंटीसीडेंट तो कुछ है ही नहीं है। तो याद रखना, जब हु वाली प्लेस पर एंटीसीडेंट ना दिया हो तो हमें हु एवर को यूज करना है, बस उसमें एक वर्ड ऐड कर देते हैं एवर, हु एवर का यूज होगा, ना कि हु का, ठीक है। हु का यूज कब होता है, जब उसका एंटीसीडेंट दिया हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले अगर एंटीसीडेंट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है इधर, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ है तो फिर उस कंडीशन में हम यहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर की ही आएगी, और उस कंडीशन में हम हु का नहीं हु एवर का यूज करते हैं। अब आती है बात यहाँ पर कि सर यहाँ हु एवर आएगा या हुम एवर आएगा, कैसे पता करेंगे। तो वही, ये वर्ब दी हुई है, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही है, ये वर्ब है, हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों को एक ही वर्ब मानेंगे, ये वर्ब है, तो वर्ब के वर्ब दी हुई है तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए हु का यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा एंटीसीडेंट नहीं है तो इसलिए हु एवर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं, वी सॉ डैश। अब ये देखिए, ये रहा वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट हैगा, ये रही वर्ब, इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है, हमें हु की जरूरत पड़ेगी, ये हमने हु लगा दिया, ठीक है। लेकिन परेशानी ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के इसके ठीक पहले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है ना, एंटीसीडेंट है नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है तो एवर लगा देंगे हम, और इसमें हमारा एंटीसीडेंट था तो हमने एवर नहीं लगाया, हु एवर, ठीक है। एक इसका और देख लीजिए, द प्रिंसिपल हायर्ड वी रिकमेंडेड। अब देखिए, ये रहा वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट है, ये रही वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट है, यानी वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का जोड़ा दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हु नहीं आएगा, हु तो तब आता है जब सब्जेक्ट नहीं दिया होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर हुम आएगा, ये पता कर लिया। अब चूंकि इसका एंटीसीडेंट भी नहीं दिया हुआ, ये तो वर्ब है, एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ, एंटीसीडेंट नहीं है तो एवर लगा दो, whomever the principal hired whomever who recommended। ये छोटा सा रूल था, ये हमारे 20 रूल्स हो चुके हैं बच्चों। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी रूल में 1 to 20 किसी भी रूल में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट में करके बता सकता है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि ये 1 to 20 जितने भी रूल्स हुए हैं, कौन सा रूल किस एग्ज़ाम में
कब आया है, ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतने काफ़ी। ओके, थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे।